नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वापस से आ गया हूँ क्लास 6 के चैप्टर 5 एनसीईआरटी के। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया था और अब हम चैप्टर 5 पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में बिना कोई समय नुकसान के हुए हम आपको डायरेक्ट पढ़ाते हैं। इस सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ, अगर आपने इसके पहले वाला नहीं देखा तो ये मेरे इस क्लास 6 के एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाके आप, मेरा प्लेलिस्ट में रहा होगा इसके स्पेशली, उसमें जाके सारा आप लाइन टू लाइन टोटल देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले इसमें इस सब चैप्टर का नाम ही है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। इसका मतलब ये बताया है कि इसमें राजा महाराजाओं के बारे में हमें मिलेगा। ठीक है, राजा महाराजा उस जमाने के राजा लोग होते थे, कैसे थे। आज के समय में हम लोग, जैसे कि इसमें बताया गया, आज के समय में हम लोग जानते हैं जो लीडर अगर कोई बनेगा तो लीडर बनने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है इलेक्शन, जिसमें हम लोग वोटिंग देते हैं। जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा वो राजा बन, लीडर बन जाएगा, वही जगह पे रूल करेगा। लेकिन 3000 साल पहले इस तरह का जो होते थे वो राजा यज्ञों से बनते थे। उस समय इलेक्शंस नहीं होते थे, उस समय यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ होता है। ठीक है, सेक्रीफाइस में होता क्या था, अश्वमेध यज्ञ में जो राजा होता था वो कभी भी एक यज्ञ करवाता था और यज्ञ करवाने के बाद वो एक घोड़ा छोड़ देता था और उस घोड़े के ऊपर चुनौती लिख देता था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा तो उसको मुझसे लड़ाई करना पड़ेगा। और जो अगर आप इस घोड़े को नहीं पकड़ते हो, यानी कि आप मेरे साम्राज्य, अब जो आपका एरिया होगा वो मेरा अंदर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाता था वो एरिया उस राजा का हो जाता था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसी प्रकार क्या होता था कि बहुत सारे लोग, राजा कोई उसको चैलेंज करता था तो उससे फाइटिंग होता था। उसके बाद जीतने के बाद राजा उस एरिया तक कैप्चर कर लेते थे। इसी तरह राजाओं का जो लीडर होता था, जो उनका रूल होता था, वो एक्सपांड होता था। उस जमाने में इसी प्रकार का सिस्टम किया जाता था। ठीक है, और जो राजा होते थे ना, राजा कभी भी अपना और जितने जो छोटे छोटे राजा होते थे वो अपना जो भी सामान हो, सारा कुछ हो, वो आके जो मेन लीडर जिसका घोड़ा होता था वो मेन राजा को जाके सारा कुछ समर्पित कर देते थे। और अर्थात डायरेक्टली उनका कहना ये था कि हम अब आपके गुलाम हैं और आपका एरिया हमारा है। एक पूरा मेन सेंट्रल लेवल का वो लोग राजा बन जाता था। ठीक है, और इस जब ये राजा जो ये यज्ञ होता था उसमें बहुत प्रकार के लोग आते थे, बहुत से वर्ण होते थे। ठीक है, एक वैश्य जाति होती थी, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। जो शूद्र होते थे अक्सर उनको नहीं रखा जाता था ये सब यज्ञों में। शूद्र एक नीची जाति का होते थे। देखिए, उस जमाने में एक वर्ण होते थे, मतलब लोगों के मतलब लोगों का ना कास्ट लेवल का, मतलब किस हिसाब से उनका जो क्वालिटी है उस हिसाब से एक कास्ट बनाया गया था। जैसे कि 4 प्रकार के वर्ण होते थे। एक होते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स कौन होते थे, ब्राह्मण्स वो होते थे जो वेद को पढ़ाते थे और यज्ञ को करवाते थे। यज्ञ जितना होता था सारा यज्ञ को ब्राह्मण करवाते थे। क्षत्रिय होते थे जो जितने लड़ने वाले हैं, जो फाइटर्स होते थे उस समय के, कोई युद्ध हो तो जितने लड़ने वाले हैं वो क्षत्रिय होते थे। और वैश्य जो होते थे वो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, जो व्यापार करते थे राजा के लिए, वो होते थे वैश्य। खेती होती, किसानी उसानी जो भी मतलब हो ना, ये सारा वैश्य होते थे। और शूद्र होते थे जो नौकर होते थे, जो जितने दास दासियाँ होते थे वो सब होते थे शूद्र। इसीलिए अक्सर उनको नीचे रखा जाता था और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में, जैसे कि इसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, तो उनको उससे बाहर रखा जाता था, उसमें उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है, और जो उस समय का जो राजा होते थे ना, देखिए होता क्या था ना, एक जो एरिया होते थे ना, जो ये एरिया होते थे उस एरिया के जो लोग होते थे उनको जन बोला जाता था। और जैसे उस एरिया में ज़्यादा लोग हो जाते थे उस तो इस एरिया को जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वही जनपद जब बोला जाता था, जनपद बहुत से प्रकार के होते थे, बहुत सा जनपद था उस समय के। जैसे कि देखा गया तो जो जनपद होते थे, जैसे कि एक पुराना किला था दिल्ली का, हस्तिनापुर मेरठ के सामने आसपास था, अजंकिनार, ये सब एक जनपद थे उत्तर प्रदेश के।
ठीक है। दे फाउंड दैट पीपुल लिव इन हट एंड केप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। और वहाँ देखा गया जो जनपद एरिया था उस ज़माने में, जो जनपद थे वहाँ पे लोग अपना झोपड़ी बना कर रहते थे और साथ ही साथ गाय को अपना रखते थे, गाय के साथ और बाकी जानवरों के साथ रहते थे। और जो खेती होती थी वो होता था चावल, गेहूँ और मक्का, और क्या बोलते थे, ऊख का खेती होता था, शुगरगन का खेती होता था, शीशम का, सरसों का, ये सब का खेती किया जाता था। दे मेड अर्दन पॉट, और वो वही जो लोग तो रहते थे, जो झोपड़ी में जो लोग रहते थे, जनपद में जो लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अर्थन पॉट बनाते थे, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, मिट्टी का घड़ा बनाते थे, जो लाल रंग से उसको कलर कर देते, और जो लाल रंग के जो उसको कलर कर देते थे ना, उसको पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे। पेंटेड ग्रे बड़ा सुंदर दिखता था, इसलिए जो उसको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है। और जिस तरह जनपद होता था, जनपद मान लीजिए एक छोटा शहर हो गया, ठीक है, और वही जनपद अगर बहुत सारा जनपद मिल जाए तो एक महाजनपद बन जाता था। महाजनपद है वो बहुत प्रकार के बहुत सारे महाजनपद हैं, जिसमें जब से मेन जो फेमस महाजनपद है वो है हमारा मगध महाजनपद, पांचाल महाजनपद, गांधार महाजनपद, अवंती महाजनपद, ये सब जितने थे ये जबरदस्त महाजनपद रहते थे। इसमें एक राजा होते थे, महाजनपद के अक्सर राजा होते थे। और जो महाजनपद होता था ना, जितना एरिया जो एक महाजनपद का एरिया होता था उसको पूरा अच्छे क्वालिटी का ईंट से बाउंड्री वाल बना दिया जाता था, पूरा बड़ा बड़ा वाल बना दिया जाता था कि दूसरे महाजनपद के जो राजा हैं वो उसको तोड़ के उसके अंदर ना आ जाए, या फिर उससे लड़ाई करने के लिए उसको अंदर छिपके चाहे जैसे भी हो उससे युद्ध करने के लिए ना हो। अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए वो लोग इतने बड़े बड़े वाल्स उस समय बनाते थे। ठीक है। और क्या होता वो इसी प्रकार का, वो देखिए इस तरह का वो लोग बिल्डिंग बनाते थे। देखिए ये वाल है, इस साइड का एक राजा का वाल है जिसको बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का बनाया जाता था। द फोर्टिफिकेशन वाल एट कौशम्बी, द पिक्चर वॉज मेड ऑफ द ब्रिक्स फॉर प्रेजेंट इलाहाबाद, इट वॉज प्रोबेबली 25 ईयर्स ओल्ड। और जो ये देखिए जो वाल आपको दिख रहा है ये इलाहाबाद में कौशम्बी नाम से जगह था, जो आज इलाहाबाद जानते थे उस समय कौशम्बी बोलते थे उस जगह को, उसी जगह का ये है वाल महाजनपद का। और जो द न्यू राजा नाउ बिगन मेंटेनिंग द आर्मीज एंड सोल्डर वर पेड रेगुलरली सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और जो राजा होते थे, जो नया राजा बनते थे, वो राजा पूरा अपने आर्मी को ट्रेन रखते थे, और साथ ही साथ उनको सैलरी एकदम टाइम पे दिया जाता था, और उनको मेंटेन प्रॉपर किया जाता था कि जिससे की वजह से कोई भी अगर युद्ध हो तो उनका हमेशा वो तैयार रहेंगे। सम पेमेंट्स मेड प्रोबेबली बाय यूजिंग द पंच मार्क कॉइन्स। एक पंच मार्क कॉइन्स होते थे, जैसे कि जो कॉइन होता था ना उसके ऊपर से मतलब इससे लगता था कि पंच मार दिया गया है, उसी टाइप का थोड़ा एक कॉइन होता था जो उस समय उनको दिया जाता था। और महाजनपद के समय ना टैक्स भी बहुत प्रकार के होते थे, जैसे कि अगर कोई क्रॉप करता है, building in the rural Mahajanpat were building huge ports and maintaining the big armies, they needed more resources, and as they need the official collect these, so instead of depending on the occasional gift by the problem in case of, जैसे कि जो उस समय का जो राजा होते थे ना अक्सर उनके पास बड़ा बड़ा किला होता था और बहुत ज़्यादा आर्मी होते थे, फौज होते थे, और उस सब को जो फौज होते थे उनको भी मेंटेन करने के लिए उनको तनख्वाह देना होगा, और तनख्वाह देने के लिए वो लोग कहाँ से उतना पैसा लाएंगे राजा महाराजा। मान लीजिए कोई दूसरे राजा को अगर हराते हैं तो वो राजा अपना सारा संपत्ति लाके एक राजा के सामने दे देता है, लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। इसीलिए वो जो जनपद के राजा होते थे वो क्या करते थे, वहाँ के लोगों से, जो राजा के जो जनपद के अंदर में जो लोग होते थे उनसे कर वसूली अर्थात टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जो ये खेती जो होती थी उसके ऊपर टैक्स लेने लगे, कोई भी सामान अगर कोई बना के बेचता है तो उस पे ऊपर टैक्स लेने लगे, जानवरों के ऊपर टैक्स लेने लगे, हार्डर पेड टैक्सेस एज एन एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो जो खाद प्रोड्यूस जो वो लोग करते थे ना, जितने मतलब सामान जितने घास फूस क्या हो वो सब चीज़ पे मतलब वो लोग टैक्स लेना ही स्टार्ट कर दिए। और साथ ही साथ कोई अगर सामान बेचता था, जैसे आज जीएसटी होता है, गुड्स थ्रू ट्रेड, अगर उस समय भी उसको लेने लगे। और हंटर एंड गेदर आर टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो हंटर और जो जंगल के जो लोग होते थे, जो जिनका मेन उद्देश्य होता था कि मारना और
सामान को इकट्ठा करना, मतलब मार के ज़िंदगी जीना उनका काम था। उनको भी क्या हुआ, वो भी राजा के लिए जंगलों से सामान लेकर राजा को देते थे। जब राजा महाराजा का समय आया, जब 3000 साल पहले, उस समय एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा चेंजेस आया गया। जिस तरह से पहले का जो काल था, उस समय से इस समय बहुत सारा चेंजेस लाया गया। जो सबसे पहला वो चेंजेस था, वो था आयरन का प्लग आ गया। अच्छा, जो खेत जोतने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, शायद हल बोलते हैं, हल। जो हल होता था उस ज़माने में, एंशियंट टाइम में, मॉडर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, उस समय उसको लकड़ी का होता था। लेकिन बस बाद में इसको लोहे का ला दिया गया, जिससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा जो वो ये होती थी, जो जुताई होती थी ज़मीनों की, काफ़ी अच्छी तरह से उसको होता था, जिससे काफ़ी अच्छा जो बीज होते थे काफ़ी अच्छे से उसको होता था। मिट्टी काफ़ी अच्छी सी, मतलब उसको पूरा अच्छे से तोड़ दिया जाता था, हर चीज़ मतलब प्रॉपर अच्छे से उससे होता था। और दूसरा होता था कि इस समय अब लोग क्या करना, पेड़ी स्टार्ट कर दिया। अर्थात लोग पहले होता क्या था कि डायरेक्टली बीज बोते थे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले बीज को बोने के लिए वो लोग पहले बीज डाल के पहले बीज को उगाते हैं। अब उसके बाद उसी बीज को उखाड़ के दोबारा से उसी को तोड़ तोड़ के बीज बोते थे। जिस प्रकार से आज की धान की खेती होती है, उसी प्रकार से लोग करना स्टार्ट कर दिए। और देखिए कि हम लोग अगर महाजनपद की तरफ देखेंगे, तो सबसे जो ज़बरदस्त महाजनपद, सबसे ताकतवर महाजनपद अगर बोला जाए, वो था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, इम्पोर्टेंट महाजनपद अबाउट 200 ईयर्स। इसमें मगध महाजन बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल बहुत ज़बरदस्त दे रहा। बहुत सारी नदियाँ इसके में बहते थे, जैसे कि गंगा रिवर और सोन रिवर इसमें बहा करते थे। ऑन दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाईज और मेकिंग लैंड फर्टाइल। जो गंगा नदी और सोन नदी का जो काम था, वो था उस जगह का फर्टाइल लैंड को फर्टाइल करना, उपजाऊ करना, और ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती थी। यानी अर्थात वह लोग नाव वो बना के उधर से इधर से जाते रहते थे। और जो हाथी उस जगह पे रहती थी, जंगलों में जो हाथी रहती थी, उनको एकदम ट्रेंड करके रखा जाता था कि कल को कोई भी युद्ध हो जाए तो हाथी के वजह से काफ़ी उनको मदद मिलेगा लड़ाई करने के लिए। जो मगध महाजनपद था, एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल रूलर के अंडर में था। शुरुआत में दो बहुत ज़बरदस्त राजा थे जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। एक था बिम्बिसारा और दूसरा था अजातशत्रु। अजातशत्रु, ये दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही ताकतवर राजा में ये थे। एक बार महापद्मा नंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर। एक महापद्मा नंदा नाम से था, वो भी एक बहुत ही ताकतवर रूलर था। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे राजगीर, वो भी अपना पूरा जो रूल था वो राजगीर तक फैला कर था। राजा गृह बोलते थे उसको उस जमाने में, बिहार में जो पड़ता था, जिसका बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। जो जिसका जो राजगृह था वो मगध का कैपिटल था। और बाद में इसी राजगृह जो था, जो इसका कैपिटल था मगध का, उसको बाद में पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए एग्जाम में कि शुरुआत में मगध साम्राज्य का कैपिटल क्या था, वो था राजगृह, और बाद में उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र प्रेजेंट में क्या है, पटना, ठीक है। 2300 साल पहले क्या हुआ, एक बार एक रूलर था अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर नाम से एक रूलर था। वो क्या कि वो यूरोप का एक राजा था, बहुत ही ज़बरदस्त राजा था। वो अक्सर क्या चाहता था कि पूरी दुनिया पे राज करना, लेकिन वो इजिप्ट और वेस्ट एशिया में अभी तक राज नहीं कर पाया था। तो एक बार क्या हुआ, वो आई वांटेड टू मार्च फॉर द ईस्टवेल, हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड, दे वर स्कैर्ड। एक बार वो क्या हुआ, वो इधर इंडिया मगध के साम्राज्य की तरफ आना स्टार्ट किया था, लेकिन उसके जो ये थे, जो सेना थे, वो डर गए। क्या डर गए, वो देख के डर गए कि वो इतना ज़बरदस्त राजा, सुने थे कि बहुत ज़बरदस्त एक राजा है, और उनका आर्मी बहुत ही ज़्यादा आर्मी वो लोग रखे हैं, और साथ ही साथ उनका हाथी घोड़ा हर चीज़ इतना ज़बरदस्त है कि हमको वो लोग मार देंगे। इसीलिए वो लोग डर के मारे नदी को ही पार नहीं किए। और दूसरा जो महारत में ये था महाजनपद था, वो था बज्जी। वाइल मगध वाज बिकम ए पावरफुल किंगडम, वजी इज इट्स कैपिटल एट वैशाली। और बज्जी ही ऐसा एक था जिसका कैपिटल जो था, जो ये था, वैशाली में था। और अंडर ए डिफरेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज घना एंड संघा। और उसने जो वज्जी था वो अलग अलग राजाओं के साम्राज्य में था, जैसे कि एक जिसका नाम था गना और संघा। इन गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, ईच वन was known as राजा।
बहुत से एक नहीं थे लेकिन बहुत सा क्या था, सॉरी, इन गाना एंड संगा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स एंड ईच वन वाज नॉन एज राजा। और अक्सर वहाँ के जो होते थे, जो रूलर होते थे, वो राजा होते थे। एंड दिस राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। दे ऑल्सो मेट असेंबलीज एंड डिसाइडेड what had to be done and how, and through the decision and debate. Further example, if they are attacked by an enemy, they may discuss should be done on to meet the threat and such. However, Omen and Das and the Kamkaras could not be participate in these assemblies. और वहाँ के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, कभी भी कोई भी संकट आए तो सारे लोग इकट्ठे साथ मिल के उसके बारे में डिस्कस करते थे और किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह उस डर को सॉल्व करना है, उसमें उसको सोल्यूशन निकाला जाता था। और जब ये मीटिंग होती थी ना, जो मीटिंग होता था उस समय जितने ये वोमेन महिलाओं को और जो दास होते थे या फिर जो काम करने वाले होते थे उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। जो दिस वाज एन अकाउंट ऑफ वज्जी एंड द दीघा निकाया, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक। This is an account of Vajis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of Buddha. These were written about the Teisar। और ये जो दीघा निकाया नाम से एक किताब था जो वज्जी में लिखा गया था, एक बहुत ही बुद्धिस्ट फेमस बुक था जो बुद्धा ने लिखा था। अजासत्तु और द वज्जीस, अजासत्तु wanted to attack the Vajjis, Ajatasattu wanted to attack the Vajjis and he sent in a minister of Vasakara to the Buddha to get a fight for the matter। एक बार क्या अजात शत्रु जो था, अजात शत्रु था वो जो इसका राजा था, किसका राजा था, मगध का। वो क्या एक बार चाहता था कि वज्जी पे मैं अटैक करूं एंड ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम बासाका टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। और वो अपना एक मंत्री भेज दिया था बुद्धा के पास कि इसके बारे में बताइए, हम लोग अजात शत्रु जो था उस पर वो सोचा था कि हम लोग थोड़ा अटैक करेंगे वज्जी के ऊपर। लेकिन बुद्धा ने क्या पूछा कि वज्जी मेट फ्रिक्वेंटली इन but the Buddha asked whether the Vajji met frequently in the full assembly. When he heard that they did, and he replied that Vajji would be continue to the prosper as long as they held full frequent assembly. They met and act together. They followed established rules and they respected and support the relation to elders। और वो वहाँ बता दिए वो बताए कि जो वज्जी एरिया जो जगह तो था वो पूरा एकदम प्रॉपर असेंबली से चलता है। वज्जी वहाँ के लोग जो होते थे एकदम एक साथ मिलते हैं और सारा काम एक साथ करते हैं। वहाँ का जो रूलर होता था वो सबका रेस्पेक्ट करता था और हर बड़े को बात सुनता है। वजी में ओमेन आर नॉट हेल्ड बाय द वजी ओमेन्स वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। और जो वोमेन होते थे वो उतना मतलब उनका पावर नहीं चलता है। चैत्यास लोकल श्रेन वेर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। जो चैत्यास होते थे अर्थात जो लोकल श्रेन जो लोकल वहाँ के जो ये होते थे पूजा पाठ वाले, वो उनको क्या होता था कि उनको दोनों तरफ दोनों जगह में शहरों में भी और गाँव में भी दोनों जगह रहते थे। वाइस सेंट हु फॉलो द डिफरेंट बिलीफ वेयर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर द लीव द काउंट्री फ्रीली। और जो ये होते थे जो साधु संत होते उनको कोई भी ऐसा बांध के नहीं रखा गया था कि नहीं आप हमारे यहाँ ही बस पूजा करिए, दूसरा जगह आप जगह नहीं जा सकते। The Raja of the powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, they lasted for a long time, and about 1500 years ago, when the last of the Gana and Sangha was conquered by the Gupta ruler, and about whom the विल रीड इन द चैप्टर 9। और फाइनली जो राजा होते थे बहुत अच्छे से वो लोग बात करके हर प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। लेकिन बाद में फाइनली 1500 साल पहले फिर क्या हुआ, उनको गुप्ता के रूलर जो थे वो आके उनको हरा दिए, और जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर 9 में हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का यही चैप्टर था। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, और कुछ हमारे में कमी है चाहे जो भी हो आप उसके बारे में बताएं जिससे हम अपने आप को सुधार पाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।